हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं एरोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है अच्छे डिस्कशन के साथ। अगर आप सेट 1 को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 2। तो चलिए बिना देर किए हुए आज सेट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की बात किया जा रहा है तो होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में ये जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जनकधारी प्रसाद करते हैं। होम रूल लीग कब मतलब होता है, कब इसकी स्थापना किया जाता है? तो 1910 के आसपास होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है बिहार में। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मुजफ्फरपुर। इसके अलावा गया में किया जाता है। गया गया के साथ सारण में भी किया जाता है। तो ये 3 जगह पे मुज़फ्फरपुर में, गया में और सारण में होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है 1910 के आसपास में। अगर बात करें भारतीय स्तर पर होम रूल लीग की स्थापना तो आप लोग जानते होंगे 1916 में तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों का नाम आता है होम रूल लीग की स्थापना में। जनकधारी प्रसाद जो थे, ये गांधी जी के सहयोगी थे और ये मतलब कांग्रेस से भी संबंधित थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीर। इमाम ताज फकीर बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा के कारण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, भूमध्य सागर से की ओर से आने वाली चक्रवातों से। बिहार में शीतकालीन वर्षा के कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात होता है। अगर बिहार में वर्षा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी बिहार में यानी इस रीजन में होता है। पता होगा आप लोग को, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है बिहार में। और मानसून के दौरान जो बारिश होती है, ये मानसून के दौरान जो बारिश होती है तो ये जुलाई से लेके सितंबर के बीच में बारिश होती है और लगभग 90% बारिश, कुल वर्षा का बिहार का 90% बारिश इसी दौरान हो जाती है। तो जुलाई से लेके सितंबर या अगस्त भी कह सकते हैं, इसी बीच बारिश होती है मुख्य रूप से। शीतकालीन वर्षा के कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य खेत प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में, सॉरी 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन होता है। 2023 में इसे स्वायत्त संस्था के रूप में भी मान्यता मिली है। तो ये बात भी आप लोग देखेंगे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 1986 में गठन होता है, लेकिन 2023 में इसको स्वायत्त संस्था के रूप में भी मान्यता मिली है। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, भाषा के बारे में पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेखों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में मिला है। और अगर लिपि पूछा जाए, लिपि क्या था, तो लिपि अशोक के 2 लिपि मिलता है, एक मिलती है ब्राह्मी लिपि और दूसरा मिलता है खरोष्ठी। ये 2 लिपि मिलती है, भाषा प्राकृत रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन के का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये केंद्रीय विधान परिषद में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, ये दोनों ने केंद्रीय विधान परिषद में बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। कल पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था कि 1911 में कांग्रेस के जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार को पृथक राज्य के लिए कौन प्रस्ताव लेकर आया था? तो वहाँ पे तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू। और यहाँ पे जो है केंद्रीय विधान परिषद में बिहार और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, ये दोनों व्यक्ति करते हैं। केंद्रीय विधान परिषद जो उस समय था, आज के दौर में इसे बिहार विधानसभा कहा जाता है, ना कि विधान परिषद। विधानसभा उस समय का, केंद्रीय विधान परिषद, ये दोनों एक ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार मुगल काल में बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया
बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री था। ये कब आया था? तो अकबर के शासन में आया था और जौनपुर से बंगाल की यात्रा कर रहा था। जौनपुर से बंगाल की यात्रा कर रहा था। उसी टाइम में यह यात्री बिहार आया था। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये वैदिक काल अगर पूछा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है। इसमें उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होता है, यानी ये उत्तर वैदिक काल। इसी दौरान माना जाता है कि आर्य बिहार साइड में आए थे। इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह बात बताया गया है, लिखा गया है कि आर्यों का आगमन संभवतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली लग गया था झंडा फहराने के टाइम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सिवान के थाना पर ये फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी गए थे झंडा फहराने के कारण, इसी का दौरान पुलिस की गोली लगी और इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? यहाँ पे नहीं आने की बात किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंकोइक बर्नियर। बर्नियर ये बिहार नहीं आया था। जॉन मार्शल जो है ये करीब 1670 में 1671 में आया था। वहीं पीटर मुंडी की बात किया जाए तो ये 1631 में आया था बिहार। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह के वन प्रदेश है? भीम बांध अभ्यारण्य के बारे में प्रश्न है कि किस प्रकार का वन प्रदेश रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ वन की विशेषता क्या होती है कि यह 70 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है। आप लोग को पता होगा मुंगेर जो है यह दक्षिण बिहार का पार्ट है। तो दक्षिण बिहार में बारिश थोड़ा सा कम ही होता है, तो वहाँ पे शुष्क पतझड़ वन की बात करें। आर्द्र पतझड़ वन जो होता है यह 100 से लेके 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले जगह पे होते हैं। तराई वन जो होते हैं ये 200 प्लस सदाबहार वन ये 200 प्लस सेंटीमीटर प्लस वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है। तराई जो होता है, तराई पहाड़ी के तलहटियों में जो वन विकसित होता है उसे तराई कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क पतझड़ वन, जो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में होते हैं। मुंगेर का भीम बांध अभ्यारण्य वहाँ का अभ्यारण्य शुष्क पतझड़ वन से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 1956 ईस्वी में बिहार राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुलिया। पुरुलिया बिहार भारत राज्य पुनर्गठन 1956 के समय बिहार का ये जिला था, उसे बाद में पश्चिम बंगाल में को दे दिया गया। ये जो था ना, ये पूर्णिया डिवीजन का एक जिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल से सटने वाले देखते हैं कौन कौन सा जिला है, इसको भी देख लीजिए। तो याद रखिए के से किशनगंज, पी से पूर्णिया और के से कटिहार। ये तीनों जिला याद रखेंगे, के फॉर्म में है, पश्चिम बंगाल से सटने वाले बिहार के जिला। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग के कारण से बिहार तथा पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक हुआ। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा कि आर्यों का आगमन जो हुआ था इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में। और कब किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल में, संभवतः उत्तर वैदिक काल में। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना का कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था?
ये कहाँ के राजा की बात किया जा रहा है? तो राजगीर परगना का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खां। हैदर अली खां ये स्थानीय नेता थे राजगीर परगना के, और 1857 के टाइम में ये स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे। कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। पीताम्बर शाही के बारे में भी जान लीजिए। ये पलामू के एक जमींदार थे, और ये भी 1857 की क्रांति में इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। खैरवार विद्रोह भी जानते होंगे, और चेरो विद्रोह में भी यह विद्रोहियों का साथ दिए थे। इनको काला पानी की भी सजा हुई थी, पीताम्बर शाही जी को काले पानी की सजा भी हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट पीताम्बर शाही से रिलेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 3 माह यानी अगर क्वेश्चन इसको दूसरा फॉर्म में पूछ दिया जाए, एक साल में कम से कम कितना बैठक होना अनिवार्य है, तो एक साल में 4 बैठक होना अनिवार्य है, और 2 बैठकों के बीच कम से कम 3 माह का, मतलब अधिकतम 3 माह का गैप रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाबर का क्षेत्र। भाबर का क्षेत्र पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार में आ जाता है। ये पहाड़ हो जाता है, पहाड़ से जो इसके नीचे आते हैं, जैसे जैसे ढलान बढ़ता है, तो यहाँ पे पत्थर कंकड़ आदि जमा हो जाते हैं, और यहाँ पे भी जल रहता है, इसी को भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है, ऑप्शन बी सही है इसका, बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को बिहार में तुर्क सत्ता का श्रेय जाता है, और यह किसका सेनापति था? यह ऐबक का सेनापति था। बिहार कब जीता? यह लगभग 1200 ईस्वी में बिहार को यह जीत लेता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्न से हुआ था? ऑप्शन डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा लिखा हुआ है, इसको दीप नारायण सिंह कर लीजिएगा। इनके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था ये? 1918 में हुआ था। अगर बात करें बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में 1908 में होता है, और सैयद अली के अध्यक्षता में पहला अधिवेशन होता है। बाबूदीप नारायण सिंह के प्रयासों से दूसरा अधिवेशन होता है, और ये पटना में हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अपने बिहार के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा कार्य हुआ, और यहाँ के नेता जो है अहिंसा का मर्म को समझते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में तो जानते हैं, 1920 में ये प्रारंभ होता है, और बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, इन लोगों का नाम आता है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में एक बिहार विद्यापीठ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है, और ये पटना में इसकी स्थापना की जाती है। उद्घाटन महात्मा गांधी करते हैं, और इसके प्राचार्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद। कुलपति की बात करें, कुलपति ब्रजकिशोर और कुलाधिपति मौलाना मजरूल हक थे। तो कुलाधिपति मौलाना मजरूल हक थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 1921 में बिहार विद्यापीठ पटना में गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया जाता है, जिसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद थे, कुलपति ब्रजकिशोर जी थे, और कुलाधिपति मौलाना मजरूल हक थे। ब्रजकिशोर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर के बाद से।
20 नंबर प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। विदेह जो आज मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला में है, यह ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का बहुत महान केंद्र था उपनिषद काल में। चलिए, इसकी राजधानी मिथिलापुरी था, बाद में जाके जनकपुरी इसकी राजधानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, सॉरी मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। गढ़वाल वंश के शासक था एक गोविंद चंद्र। यह मनेर में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जानकारी देता है। तो ताम्रपत्र तो पता ही होगा आप लोग को। ताम्रपत्र को होता है तांबा का एक पतला सा परत होता है, जिसपे बहुत सारे शासक अपना प्रशस्ति और अपनी अच्छी अच्छी बातों को अक्षर के रूप में गुदवाए थे, तो इसी को ताम्रपत्र कहा जाता है। मनेर ताम्रपत्र उसी में से एक है, जिसमें जो शासक गोविंद चंद्र था, वह बिहार में गढ़वालों का आधिपत्य के प्रमाण देता है। और इस ताम्रपत्र में वो ब्राह्मणों को भूमि जो दान दिया था उसके बारे में जानकारी दिया है। 22 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आजमगढ़। आजमगढ़ में 22 मार्च 1958 ईस्वी को कुंवर सिंह ने अपना अधिकार स्थापित किया था। कुंवर सिंह की आखिरी जो लड़ाई होती है, आखिरी जो होता है, वो ली ग्रांट के विरुद्ध होती है, और यह ली ग्रांट की सेना को हरा देते हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हरा देते। इसके 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, बिहार में एस्बेस्टस जो एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुई। जमुई में एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस के बारे में जान लीजिए कि एस्बेस्टस एक ऐसा धातु है, मतलब कि ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग फर्श, दीवार आदि बनाने में किया जाता है। यह इंसुलेटेड हीटिंग सिस्टम में भी काम में लिया जाता है। जमुई में एस्बेस्टस के अलावा सोना भी मिला है, सोना भी मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया? तो मुगल सूबेदार कौन थे? राजा मान सिंह थे। बिहार में के रोहतासगढ़ किला में राजा मान सिंह अपना राजधानी बनाते हैं। कब बनाते हैं? तो यह 1587 में अपना राजधानी बनाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजीपुर। हाजीपुर में ऐतिहासिक नेपाली मंदिर है। नेपाली मंदिर जो है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह बिहार के खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, उसकी संज्ञा दी जाती है यह नेपाली मंदिर को। और 18वीं सदी में एक नेपाल का कमांडर था जिसका नाम मातबर सिंह था। उसने मातबर सिंह थापा, पूरा नाम है मातबर सिंह थापा, यह एक नेपाली मंदिर का निर्माण कराया था। 26 नंबर प्रश्न, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो ऐसे तो 5 भूकंप जोन होते हैं, लेकिन बिहार को 3 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भूकंप जोन है? तो 5 है, 4 है और 3 है। ये तीनों सबसे ज़्यादा 5 सेंसिटिव होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है। ये तीनों भूकंप जोन बिहार में पाया जाता है। अगर बिहार का रफ एक मैप बनाया जाए तो किन क्षेत्रों में कौन सा है, तो इसको देख लीजिए आप। ये जो है इस क्षेत्र में 5 में आ जाता है, और ये जो क्षेत्र होता है यह 4 में आता है, और नीचे वाला 3 में आता है। तो ये बस एक रफ डायग्राम देखिएगा कि 3-4 जिला जो है 5 में आता है, जो कि हिमालय से सटा हुआ है। 27 नंबर प्रश्न करता है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामपाल। रामपाल के समय में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1097 ईस्वी में
मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव करते हैं। नान्यदेव जिन्हें कर्नाट कुलभूषण का भी उपाधि धारण किया था। और यह कर्नाट वंश का अंतिम शासक का भी नाम याद रखिएगा, हरि सिंह देव। अक्सर बीपीएससी ये प्रश्न पूछ लेता है कर्नाट वंश के बारे में, तो इसके बारे में जानिए। 28वां प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य ऐसा पहला राज्य था जो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक प्रदान किया था। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था और इसकी घोषणा कब किया था? 1971 में किया था। 29वां प्रश्न है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना और औरंगाबाद। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना और औरंगाबाद जिला में स्थित है। 30वां प्रश्न देखिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर जो था वो अपना साम्राज्य में बिहार को मिलाया था। कब मिलाया था? तो ये भी डेट याद रखिएगा 1574 से लेके 76 के बीच में बिहार को जीता गया। उस समय बिहार का शासक कौन था? तो दाऊद खां था, दाऊद खां। और मुगल सेनापति जो बिहार को जीता था वो उसका नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम था मुनीम खां खान खाना। तो बिहार को सर्वप्रथम साम्राज्य में मिलाने वाला शासक अकबर था, जो 1574 से 76 के बीच में दाऊद खां को हरा के अपने राज्य में मिलाया था। उस समय मुगल सेनापति का नाम मुनीम खां था जो बिहार जीता था। 31वां प्रश्न देखते हैं, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुहानी कबीलों की। नुहानी कबीलों आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीला का नाम आएगा और बिहार में अफगान सत्ता का यह अपना स्थापना करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, एएन सिंह के नेतृत्व में लिया गया था। ऑप्शन डी सही है। 33वां प्रश्न है कि चलिए साइमन कमीशन जो है बिहार में कब आया था? तो यह दिसंबर 1928 में पटना में पहुंचा था। उसी समय इसके बहिष्कार के लिए अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में यह फैसला लिया जाता है कि साइमन कमीशन का विद्रोह करेंगे। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां हैं बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा गंगा भी करती है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 34वां प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहाबाद। शाहाबाद जिला उस समय मतलब शाहाबाद जिला में ही यह मूर्ति प्राप्त हुई थी। शाहाबाद जो आज के तत्कालीन भोजपुर बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये चारों को संयुक्त रूप से शाहाबाद जिला के नाम से जाना जाता था। 35 नंबर है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास बसु। कालिदास बसु बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं आप लोग। खुदीराम बोस जो 1908 में इनको फांसी दे दी गई थी। कारण क्या था कि इन्होंने अंग्रेज के एक जज था किंग्सफोर्ड, उसको मुजफ्फरपुर में बम से मारने का प्रयास किए थे। हालांकि किंग्सफोर्ड उसमें बच गया था, लेकिन एक और अंग्रेज था, उसकी वाइफ वहाँ पे मर गई थी। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका का संबंध गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। विश्व बैंक की मदद से
ये जीविका का प्रारंभ किया गया था वर्ल्ड बैंक की मदद से बिहार में। और इसको में 10 से 12 महिलाओं को एक ग्रुप बनाया जाता है। 10 से 12 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है और पर डे कुछ-कुछ पैसा लिया जाता है और उसमें कलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से यह संस्था चलती है। कब शुरुआत किया जाता है जीविका का? तो 2006-7 के बीच में इसको शुरुआत किया गया था और इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी हुई थी। बाद में केंद्र सरकार भी इसे अपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में गवर्नमेंट इस योजना को अपना केंद्र स्तर पे भी लागू करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? ऑप्शन ए इसका सही है, नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो के काल में सर्वप्रथम बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? 1968 में लगा था। एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो लगा है ना, बिहार राज्य में ही लगा है। कितनी बार लगा है? तो कुल मिलाकर अभी तक 8 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो उसका भी याद रखिएगा, पंजाब राज्य में लगा था। बिहार में पहली बार 1968 में नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन लगा था। कुल मिला के 8 बार लगा है। 38 नंबर प्रश्न है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जो था मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति कृति लता कृति पताका इनके प्रमुख कृति है। तो उसी के लेखक थे विद्यापति और उन्हीं को संरक्षण प्रदान किया था। 39 नंबर प्रश्न देखिए, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी डैम की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 411 मीटर। 411 मीटर लंबाई है और ये इसमें लगभग 95 मीटर इसकी चौड़ाई है। कितने स्पैन है? तो इसमें 6 स्पैन है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 2022 में है। रबर डैम है। 40 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 47। 47 में अपने पूरे साम्राज्य को अपनी सरकारों में विभाजित कर दिया था। शेरशाह सूर्य के शासन तो जानते ही होंगे आप लोग, बहुत कम समय के लिए रहता है। 1540 से लेकर 45 के बीच में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? लोकायुक्त के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव सोहानी। वासुदेव सोहानी बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का क्या कार्य होता है? तो इसे भी देख लीजिएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार होता है या कोई पद का दुरुपयोग करता है, कोई काम करने के लिए, है ना, मतलब काम नहीं करता है, उसको से जुड़े मामले की जांच करने के लिए लोकायुक्त का गठन किया जाता है। तो यही है बिहार का पहले लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहानी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम टेलर। विलियम टेलर ही थे पटना के डिवीजन। और यह 1857 के विद्रोह में एक और क्रांतिकारी के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पीर अली। पीर अली ये पटना सिटी में एक पुस्तक जिल्दसाज थे और इनको कमिश्नर जो था पटना का विलियम टेलर, इसने फांसी दिलवा दिया था पीर अली को। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल बिहार में पटना जिला में खोला गया था। कब खोला गया था? 1835 ईस्वी में खोला गया था। 44 नंबर प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। कैमूर रोहतास जो है वहाँ पे चूना पत्थर, विंध्याचल श्रेणी जो है उससे चूना पत्थर का उत्खनन किया जाता है। इसी कारण से इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का भी संभावना दिखती है। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बियाडा की स्थापना 1974 में किया गया था। बियाडा का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी।
तो ये होता है बियाडा का फुल फॉर्म, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। 46 नंबर प्रश्न करता है, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 इसको हुई थी। वहीं विधान परिषद है जो आज विधानसभा के नाम से जाना जाता है। उस समय इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 43 सदस्य थे, जिसमें से 24 जो थे निर्वाचित थे और 19 जो थे मनोनीत थे। तो बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को होती है और उसमें 43 सदस्य थे, 24 जो थे वो निर्वाचित, 19 जो मनोनीत थे। बांकीपुर के पटना कॉलेज है, उसी में यह बैठक हुई थी। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, घाघरस जो है यानी सरयू नदी भी जिसे कहा जाता है, बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो किस स्थान में मिलती है? रिविलगंज में। रिविलगंज किस जिला में पड़ता है? तो ये भी याद रखिएगा, छपरा जिला में रिविलगंज पड़ती है सरयू नदी। आगे बढ़ते हैं, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान ऑप्शन ए भागलपुर में स्थित है, भागलपुर के सबौर में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित। 49 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? पक्षियों की पहली बार गिनती यह अप्रैल 2022 में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है, किया गया था। बिहार के राजकीय पक्षी पूछा जाए तो याद रखिएगा गौरैया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय झील। बाकी 3 है, जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, खड़गपुर झील मुंगेर में है, लेकिन अजय झील रोहतास में नहीं। अजय एक नदी है, अजय नदी है और यह बिहार के जमुई जिला से इसका उद्गम होता है। 3 राज्यों में बहती है, कौन कौन सा? बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका यह बहती है। इस प्रकार से हमने आज दूसरा सेट भी कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल हमने एक सेट किया था, उसमें कहीं एक जगह मैंने गलती से बोल दिया था कि ये 1907 में, सॉरी 1607 में, तो इस समय जहांगीर का शासन चल रहा था। ये 1607 में जहांगीर का शासन था, इसे आप लोग सुधार कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए